हेलो एवरीवन। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास जो है वो यूजीसी नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिकली यूजीसी नेट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए यह क्लास डिज़ाइन की गई है। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लाइमेटोलॉजी का जो पार्ट है, उसका पहला जो पार्ट है उसके बारे में देखेंगे। और पहला पार्ट जो है हमारा वो है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल के संगठन के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। बिना किसी देरी के क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है? वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ना है और वायुमंडल के संगठन के बारे में यहाँ पर हमें देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का संगठन, अगर हम देखें पृथ्वी के चारों ओर हमें कई सौ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर की मोटाई में एक व्याप्त गैसीय आवरण देखने को मिलता है और ये हर किसी ने महसूस किया होगा। और उसे हम कहते क्या हैं? उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण टिका हुआ है, या कह सकते हो स्थिर है। और यहाँ पर बहुत सारी गैसी, या कह सकते हो बहुत स्तर देखने को मिलते हैं इन गैसीय आवरण के अंदर, या लेयर हमें बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। पृथ्वी के चारों ओर गंधहीन के साथ साथ रंगहीन और स्वादहीन पारदर्शी गैसों के मिश्रण कई सौ किलोमीटर मोटा आवरण मिलता है और उसे हम एटमॉस्फेयर या वायुमंडल कहते हैं। इतनी बात आप सबको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यह लघु सौर विकिरण के लिए पारदर्शी और दीर्घ पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सन हो गया, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सन हो गया। और यहाँ पर कहीं पर हमारी क्या है? ये हमने अर्थ को यहाँ पर बना लिया। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी पृथ्वी हो गई। ओके, तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट वेव है, या कह सकते हो कि लघु जो विकिरण है, या लघु सौर विकिरण कहोगे तो ज्यादा अच्छा है, इसको यह आने देती है। ओके, उसके साथ साथ अगर देखोगे तो बीच में, इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? ये बीच में जो देखने को मिल रहा है ये हमारा क्या है? अंतरिक्ष है या स्पेस है। ठीक है, तो सूरज से जो किरणें निकली वो फटाफट पृथ्वी के अंदर इधर इनके एटमॉस्फेयर में इसने एंटर किए या प्रवेश किया। इसको हमने क्या कहा है? इसको हमने शॉर्ट वेव कहा है। ओके, उसके बाद जो पृथ्वी से वापस जाती हैं तरंगे, या इनको आप टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी कह सकते हो, पार्थिव जो विकिरण है उसको भी कह सकते हो, वो पूरी तरह से वापस पृथ्वी से नहीं जा पाता है। ठीक है ना, या कह सकते हो इसी एटमॉस्फेयर में या अंतरिक्ष को क्रॉस नहीं कर पाता। तो ये तो हो गई हमारी शॉर्ट वेव, या कह सकते हो लघु सौर विकिरण हो गई। और ये जो वापस नहीं जा पा रही, इसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ पार्थिव विकिरण या लॉन्ग वेव कहेंगे। ठीक है ना, और यह जब वापस नहीं जा पाती तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया देखने को मिल रहा है, ये वाला जो एरिया देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या करेगी? वायुमंडल में परिवर्तन काफी ज्यादा कर देगी। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दीर्घ पार्थिव विकिरण को वापस नहीं जाने देती, इस वजह से इसको हम अपारदर्शी कहते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे हम, यह पृथ्वी पर ऊष्मा बनाए रखता है। अब देखो यहाँ पर जब ये वापस नहीं जाएगी तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऊष्मा, या कह सकते हो हीट को बढ़ा देगी। जीवन जीने योग्य औसत तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर जीवन जीना है या इंसान को जिंदा रहना है तो यहाँ पर टेम्परेचर की अगर बात करें तो वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ पर हम देखें कि वायुमंडल का संगठन मुख्यतः कौन से 3 तत्वों से हुआ है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो 3 एलिमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं वो कौन से हैं? पहला आपको देखने को मिल रहा है गैस, दूसरा आपको जलवाष्प, और तीसरा आपको धूल के कण। गैस हो गया, वाटर वेपर हो गया, और आपको डस्ट पार्टिकल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो ये वायुमंडल के 3 मेजर एलिमेंट आप कह सकते हो। ठीक है ना, अगर यहाँ पर हम देखें
तो वायुमंडल में गैस सर्वाधिक मात्रा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है ना, मात्रा है यहाँ पर, ठीक है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। इसके परसेंटेज की अगर बात करें तो 78.08% देखने को मिलती है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.94%, ऑर्गन की अगर हम बात करें तो 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% की मात्रा हमें देखने को मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, और ये जो तीन गैसें होती हैं ये हमारी कैसी हैं, इनको हम स्थिर गैसें बोलते हैं, कांस्टेंट गैसेस बोलते हैं इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वायुमंडल के संगठन में जो भी गैसेस हैं जिनका परसेंटेज कितना है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम वायुमंडल में ये जो गैसेस हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। जैसे नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो गैस है हमारी, ठीक है, नाइट्रोजन गैस वायुमंडलीय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में है, सबको आइडिया है, सबको पता है, ठीक है। और नाइट्रोजन वनस्पतियों के लिए अत्यधिक लाभदायक गैस होती है, ठीक है। किसके लिए? वनस्पति के लिए अत्यधिक लाभदायक गैस होती है, और उसके साथ साथ ये फायर या कह सकते हो दहन को नियंत्रित करती है तथा वनस्पतियों में प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका निर्माण कर रही है? प्रोटीन का निर्माण करती है, ठीक है। और वनस्पतियों को हम लोग खाते भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि हमारे शरीर जो है वो प्रोटीन से कहीं ना कहीं बना हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। अगर हम ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन जो है ये दूसरी प्रमुख गैस है हमारे एटमॉस्फेयर की, और इसे जीवन दायिनी गैस भी कहा जाता है। इसकी मात्रा की अगर बात करें तो 20.95 और कहीं कहीं 21 भी देखने को हमें मिलता है। ओके, इसके बाद देखते हैं पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं और मनुष्य जंतुओं के लिए यह आवश्यक हो जाती है, ठीक है। पेड़ पौधे क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इसे हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे, और उसके बाद मनुष्य, ठीक है, मनुष्य के साथ साथ जंतुओं के लिए यह बहुत ही आवश्यक हो जाती है क्योंकि यह उनके लिए जीवनदायिनी का काम करती है। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन गैस अत्यधिक दहनशील गैस है, ठीक है। यह गैस पृथ्वी पर प्राणी जगत में जीवन का आधार है, ठीक है। ये क्या करेगी? प्राणी जगत में जीवन का आधार एक बनाती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। इसके बाद हम ऑर्गन की तरफ चलेंगे। ऑर्गन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑर्गन जो है वो एक सक्रिय गैस है जो रेडियोजनी स्रोत से मिलती है, ठीक है। ऑर्गन कैसी गैस है? ऑर्गन की अगर बात करें तो ये एक सक्रिय गैस है जो रेडियोजनी स्रोत से मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हमें हीलियम देखने को मिल रहा है, नियॉन हो गया, जीनॉन हो गया, ये सब क्या है? ये अक्रिय गैसें हैं जो अल्प का मतलब ये कह सकते हो आप बहुत ही कम मात्रा में हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं। ऑर्गन गैस की मात्रा की अगर बात करें तो 0.93% हमें ऑर्गन गैस देखने को मिलती है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर हम एक और चीज यहाँ पर ऐड करें, अगर यहाँ पर स्थिर या कांस्टेंट गैसेस की बात करें, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, और उन्हीं के बारे में हम अभी तक देख रहे थे, यह 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक निचले वायुमंडल में स्थिर या आप कह सकते हो स्थायी गैस का प्रतिशत जो है इनका ये स्थिर रहता है, ठीक है। कितना किलोमीटर तक? तो आप कह सकते हो 80 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं CO2 के बारे में, और CO2 जो गैस है वो एक आपकी परिवर्तनशील गैस है, इनमें चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है, एक और यह हमारे सौर विकिरण के लिए पारगम्य और दूसरी ओर एक पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है, ठीक है। सौर विकिरण को क्या करेगी? आने देगी। देखो जैसा फिगर में देखने को हमें मिल रहा है, ये सोलर रेडिएशन है, ये अर्थ पर हमें आ रही है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है? ये कुछ रेज वापस भी जा रही है, ठीक है। इनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, यह पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती हैं। यह अपनी इस प्रक्रिया से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है।
ये क्या करेंगी, यह पृथ्वी पर पार्थिव विकिरण जो है इनको वापस कर देंगी। आप इसको ऐसे समझ लो कि ये रेडिएशन आ रही है, सोलर रेडिएशन आ रही है, उसके बाद ये अर्थ पे जाने के बाद ऊपर गई और फिर से ये वापस आ गई। कहने का मतलब ये यहीं कहीं घूम रही है, और घूम रही है तो इसका मतलब क्या है कि ये टेम्परेचर को बढ़ा देगी। और ये सारे इफेक्ट जो हैं वो हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करते हैं या उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे। जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक प्रयोग से औद्योगिक क्रांति से पूर्व इसकी कुल मात्रा अधिक हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें पहले के टाइम या जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक प्रयोग से ये इसकी मात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, और इसकी वजह से टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो इसी वजह से इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम परिवर्तनशील गैस कहते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद ओजोन के बारे में बात करें। ओजोन के बारे में अगर हम बात करें तो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन के 3 एटम आइसोटोप कह सकते हो, उससे मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, इसको हम कैसे समझते हैं, अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह देखने को मिलती है O3। आप कह सकते हो ऑक्सीजन के 3 एटम आइसोटोप O3 होती है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ओजोन गैस जो है वो पृथ्वी की सतह से 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को हमें मिलती है। कहाँ से, ये आपकी अर्थ है, अर्थ में यहाँ पर जब फिगर में देखो जरा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग 35 किलोमीटर 18 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब पहुंचते हैं तो हमें क्या देखने को मिल रही है, ये लेयर देखने को मिल रही है, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने ओजोन परत कह दिया। ओके, ठीक है, यह एक निष्पंदन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को शोषित कर पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। अब देखो जरा, ये आपकी यूवी रेज आ रही, ये यूवी रेज आ रही, इनको क्या कर रही है, ये रोकने का काम कर रही है। और इधर ये यूवी रेज जो आ रही, UVA, इसको आने दे रही है पृथ्वी पर। तो ये जो आपकी रेज हैं, ठीक है, इनको पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है, जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। ओके, ओजोन एक अस्थिर गैस है क्योंकि इसका निर्माण एवं विनाश होता रहता है। ठीक है, इस वजह से इसको हम कांस्टेंट नहीं बोल सकते, इसको हम टेम्परेरी कह सकते हैं, या कह सकते हो यह एक अस्थिर गैस है। ओजोन परत को पृथ्वी की छतरी भी कहा जाता है, इसे जीवन रक्षक परत भी कहा जाता है। ठीक है, ओजोन को क्या करें, अभी देखो ये लेयर बन रही है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पृथ्वी की छतरी, अभी ये गोल गोल कर रहे हैं ना, गोल गोल ये आपका बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ये क्या है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है अर्थ को। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, पृथ्वी की छतरी कहा गया है, या आप इसको ऐसे कह सकते हो जीवन रक्षक परत भी कहा जाता है। इसके बाद हम वाटर वेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यह वायुमंडल में उपस्थित एक परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती रहती है। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे फिर ये यहाँ पर क्या है, ये घटती रहेगी। यह हवा के कुल आयतन का 4% होती है। कितना है, 4% हमें देखने को मिलती है। इसके कारण हमें जो देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिल रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प की मात्रा कम होती है। ठीक है, कैसी होती है, कम हो जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जलवाष्प की मात्रा कम होती हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ध्रुवों पर क्या है, मोस्टली आपका बर्फ ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और विषुवत रेखा पर क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो भाप बनकर ये क्या है, ऊपर उठती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, यह सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी से निकलने वाले ताप को क्या करेगी, संग्रहित करती है। ठीक है, संग्रहित का मतलब कह सकते हो आप, ये क्या करेगी, फैलाने का काम करेगी। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। जलवाष्प जो है वो प्राथमिक हरित गैस भी होती है। जलवाष्प में एक और पॉइंट यहाँ पर हम ऐड करेंगे। पॉइंट क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कह देंगे कि ये प्राइमरी, ये क्या है, ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस भी है। इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के विकिरण में अधिकांश भाग को क्या करेगी, अवशोषित कर लेगी। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पृथ्वी के अधिकांश भाग को ये क्या करती है, गर्म करने का काम करेगी। ठीक है, या गर्म रखती है। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर हम और देखेंगे कुछ पॉइंट। यह ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हमें देखने को मिलता है। ओके, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में देखने को मिल रहा है।
या वायुमंडल में कुल जलमंडल का 0.035% हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, कितना परसेंटेज है, तो आप कह सकते हो कि 0 आप कह सकते हो। ठीक है, 0.03% हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद हम डस्ट पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। डस्ट पार्टिकल के बारे में अगर हम देखें तो आप यह वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ यह संवहनी वायु प्रवाह से यह काफ़ी ऊंचाई तक प्राप्त होते हैं और मोस्टली यह क्षोभमंडल में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर? क्षोभमंडल में। धूलकण प्रायः सूर्य ताप, ठीक है, सूर्य ताप को रोकने और उसे परावर्तित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये सूर्य ताप को रोकने का काम करेंगे। ठीक है, और उसे परावर्तित करने का काम करेंगे। यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल एवं नारंगी रंग की धारियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब किसी होल से या घर पे भी आपने देखा होगा सूरज की किरणें आती हैं, तो उन किरणों में आप देख रहे होंगे कि डस्ट पार्टिकल हमें दिखाई पड़ते हैं क्लियरली। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा आकाश में लाल एवं नारंगी रंग की धारियों का भी निर्माण करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे हम वायुमंडल की संरचना में और क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर हम वायुमंडल की संरचना कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें संगठन के साथ साथ तापमान, वायुदाब, घनत्व की विभिन्नता व अनेक गुणों की विशेषता के आधार पर वायुमंडल जो है हमारा, वो बहुत सारी लेयर में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई कितनी सीमा है इनकी, तो आप कह सकते हो कि इनकी सीमा के बारे में अभी नहीं पता है, लेकिन हम अप्रॉक्स या लगभग मानकर चलते हैं। लगभग की अगर हम बात करें तो लगभग हमें 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इनकी सीमा का पता चलता है, लेकिन सिर्फ 32 किलोमीटर तक वायुमंडल का 99% भाग पाया जाता है। ठीक है, इन लेयर के बारे में देखें तो इनकी 5 लेयर हमें देखने को मिलती हैं, जिनको हम तापमान की स्थिति व अन्य विशेषताओं के आधार पर अलग अलग इनका हम विभाजन या इनको हम डिवाइड करते हैं। वायुमंडल की अगर हम संरचना के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद समताप मंडल देखने को मिलता है, फिर आपको मध्य मंडल, फिर आपको आयन मंडल, फिर उसके बाद बहिर्मंडल। ठीक है, यानी ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेजोस्फियर, फिर आयनोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये 5 लेयर हैं। ठीक है, और इन लेयर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और यूजीसी नेट की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज पहला वीडियो था, पहली क्लास थी। ठीक है, तो इसके जो भी फीडबैक हैं, जो भी आपके डाउट हैं, वो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।